ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये क्या कहती है। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लीगेंड इज प्योरली आयनिक। तो इसने लीगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है ना उसको प्योरली इसने आयनिक बोला। ठीक है, इससे पहले वाली जो थी वीबीटी उसने कोवलेंट बोला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकंड, अब आयनिक बॉन्ड है तो बेटा आयनिक बॉन्ड के लिए एक पॉजिटिव पार्ट चाहिए एक नेगेटिव। तो इसने उस पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे समझाया वो ध्यान से सुनना। कहता है जो अनायनिक लिगेंड्स होते हैं, द अनायनिक लिगेंड्स सच एज एफ नेगेटिव Cl नेगेटिव आर कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। तो जो अनायनिक है कहता है वो तो नेगेटिव है ही है, वेयर एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज NH3 एंड H2O आर कंसिडर्ड एज डाइपोल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान सुनना। नेगेटिव वालों को तो नेगेटिव है ही है, कोई दिक्कत नहीं कहता, पर न्यूट्रल वालों में कहता डाइपोल होते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनका जो नेगेटिव एंड होता है ना कहता वो नेगेटिव पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और वो मेटल एटम और आयन जो पॉजिटिव होगा उससे जुड़कर आयनिक बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज़ आई बेटा, एज NH3 एंड H2O आर कंसिडर्ड एज डाइपोल हुज नेगेटिव एंड इज जॉइंड, ये जॉइंड वर्ड होगा यहाँ पे, जॉइंड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। ये चीज़ वैसे मैंने पहले भी सिखाई है, पर चलो अब फिर से पढ़ लेते हैं अब यहाँ पे डिटेल में कि लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी वाले वो टूट जाते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, वो टूट जाते हैं। टूटते क्यों हैं? क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। ध्यान से सुनो, देखो फिर कहता हूँ। कहता लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो सेम एनर्जी यानी डी जनरेट ऑर्बिटल थे डी वाले वो टूट जाएंगे। स्प्लिट मतलब टूट जाना। टूटे क्यों कहता? क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया। ये चीज़ है बेटा। तो ये है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग ऑफ डी जनरेट यानी सेम एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो ये है। और फिर आ जाओ, ये इसने करके बताइए बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड फॉर्म टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स T2G एंड DG। अब ये देखो पहले भी पढ़ रहे हैं पर यहाँ पे इसने बताया, कहता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना। डी ऑर्बिटल्स कैसे टूटते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब जिनमें 6 लिगेंड्स होंगे उनकी बात हो रही है। ऑक्टा मतलब 6 लिगेंड्स वाले। तो उनमें कैसे टूटते हैं डी ऑर्बिटल्स? कहता है दो पार्ट्स में, एक T2G बनता है एक EG बनता है। तो ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है। ये देखो, ये आगे बेटा एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है, ये 5 तो आगे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, और ये दो पार्ट्स में तोड़ देने हैं इस तरह से। ये देखो, ये आ गया बेटा T2G पार्ट और ये ऊपर वाला आ गया EG पार्ट, और इनके बीच की ये जो लाइन है ये आ गई बैरी सेंटर। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, बैरी सेंटर से नीचे यानी T2G की तरफ का जो गैप है वो होगा 0.4 होगा टोटल गैप का। टोटल गैप को डेल्टा O कहा। ये टोटल गैप जो होगा उसको डेल्टा O कहना है, इसको CFSC ये आगे आ जाएगा उसमें भी बता दूंगा। और इस टोटल गैप का जो बैरी सेंटर से T2G की तरफ का पोर्शन है वो 0.4 पार्ट हुआ उसका, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 0.6 पार्ट हुआ। तो EG वाला पार्ट बैरी सेंटर से। ठीक है, ये है। अच्छा, फिर इसमें आ जाओ आगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड फॉर्म टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। टेट्राहेड्रल में कहता है दो सेट्स बनते हैं, E और T2। अब देखो इसको ऐसे याद रखना है, जो ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 6 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो G लगाना है साथ में, T2G EG ऐसे। अब टेट्रा की बात हो रही है, टेट्रा मतलब 4 की, 4 है तो 4 छोटा नंबर है तो G लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिंपल E और T2 कहा। दूसरी एक पॉइंट ये याद रखना कि यहाँ पे ऑक्टा वाले में T2G नीचे था EG ऊपर था, इसमें उल्टा कर देना, इसमें E नीचे होगा T2 ऊपर होगा। और ये क्यों होगा ये मैं आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, पर एक बार चलो इसको पढ़ लेते हैं फिलहाल के लिए। तो बाकी सेम है भाई, ये 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स आ गए, नीचे E आ गया, ऊपर T2 आ गया, और बाकी फिर से वही चीज़ है। देखो बैरी जो बीच की लाइन है वो बैरी सेंटर है। अच्छा, अब टोटल गैप ऑक्टा में जो होता था, ये टोटल गैप ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये डेल्टा O होता था। अब टेट्रा में इसको डेल्टा T कहना है, T फॉर टेट्रा, O फॉर ऑक्टा, ये है। और सेम वैसे ही है जैसे T2G और बैरी सेंटर का डिफरेंस होता है 0.4, सेम यहाँ पे वही है, बैरी सेंटर और T2 का डिफरेंस है 0.4 का। और
जो ई वाला पार्ट है उसका 0.6 ये है। तो इसको भी इस तरह से याद रखना, देखो इसमें कंफ्यूज ना हो। जो ई वाली साइड होगी, चाहे वो ई जी वाली साइड है या ई वाली, ई को उल्टा कर दो ना, ऐसे पकड़ के, यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता, इसको ऐसे उल्टा करके पकड़ दो, मतलब इसको पलट दो ऐसे, तो ये 6 बन जाएगा इस तरह से। देखो इसको ऊपर ऐसे घुमा के रख दो तो ई बन जाएगा ना। तो ऐसे याद रखना कि ई की साइड 6 वाला पोर्शन रहेगा, बस ऐसे है। तो 0.4 वाला T2 की साइड रखना, सिंपल याद रहेगा। अच्छा, बैरी सेंटर क्या आ गया? बैरी सेंटर इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ये आ गया एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, यानी ये वाली, ठीक है, ये है। अच्छा, फिर CFSC आ गया। CFSC क्या चीज़ है बेटा? ये दो जो सेट बन रहे हैं T2 और E, इनके बीच का एनर्जी गैप, इसको कहते हैं CFSC, ठीक है। तो ये है, देखो, इट स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC की फॉर्म हो गई, डेट इज डेल्टा O। डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा T मतलब टेट्राहेड्रल। अच्छा, इट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म ड्यू टू लीगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो ये है क्या? बेसिकली ये एनर्जी गैप है, दो सेट्स जो बन रहे हैं T2 और E, उनके बीच में, जो बने क्यों हैं? लीगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये अरेंजमेंट है किसकी? लीगेंड्स की, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC वैल्यू, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC वैल्यू। और इसको याद ऐसे रखना बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीक लीगेंड्स हो गए। और बीच फिर यहाँ से OH नेगेटिव वाटर, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO। ये CN नेगेटिव CO जो है ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? मैंने क्वेश्चन करवाते टाइम भी बताया था D&M में, स्ट्रॉन्ग वो जो गैप ज़्यादा बनाएंगे T2 और E का, वीक वो जो गैप कम बनाएंगे, ये है। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज मोर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। भाई वो तो होनी है, क्यों? देखो स्प्लिटिंग हो क्यों रही है बार बार, ये एक दो जगह आ गया वर्ड, ये यहाँ पे भी आया। स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि लीगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। भाई लीगेंड्स ज़्यादा होंगे तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज़्यादा करेंगे, रिपल्शन ज़्यादा करेंगे तो गैप भी ज़्यादा बनेगा। तो ऑक्टा में 6 लीगेंड हैं, टेट्रा में 4 है। तो ऑक्टा में क्योंकि 6 लीगेंड हैं तो लीगेंड ज़्यादा हैं, तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी ज़्यादा होगा, गैप भी ज़्यादा होगा, सिंपल है। तो वही चीज़ यहाँ समझाइए, ये देखो, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज मोर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आ गया। अच्छा, द स्प्लिटिंग इज लेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लेसर लीगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस देन दैट अकर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये है, हेंस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या है इसका, वो भी समझाता हूँ। तो स्प्लिटिंग तो टेट्राहेड्रल में कम होगी क्योंकि लीगेंड कम है, तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम होगा। अब स्प्लिटिंग कम होने का मतलब गैप कम होगा बेटा, दो सेट्स के बीच में गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा सीधा ऊपर चला जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चला जाए वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सेट में ना जा पाए, जैसे ये दो सेट बने हैं, यहाँ बन गया ना, अब ऊपर ना जा पाए यानी गैप ज़्यादा हो तो वो नीचे ही आएगा, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्योंकि टेट्रा में गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इसलिए टेट्रा में सीधे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये आ गया ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, गैप कम है तो हाई स्पिन बनेंगे, और लो स्पिन रेयरली मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ये है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O डिसाइड द एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इफ डी ऑर्बिटल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्वेश्चन ये यहाँ तक है कि, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि डेल्टा O कैसे डिसाइड करता है एक्चुअल कन्फिग्रेशंस को। तो देखो, सबसे पहले डेल्टा O क्या चीज़ है? गैप, दो सेट्स के बीच में, ये दो सेट्स के बीच का गैप, ये है डेल्टा O। तो देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा अगर डी ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो कन्फिग्रेशन इज़ ऑलवेज सेम, तो कन्फिग्रेशन हमेशा ये वाली रहेगी। क्यों? क्योंकि गैप कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो नीचे ही आएंगे बेटा, 1, 2, 3, और ईजी में तो जा नहीं पाएंगे। अच्छा, ये देखा आपने, डेल्टा O है, O मतलब ऑक्टाहेड्रल वाला लेना है, तो ये है। अच्छा, पर अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाए, हाउएवर ये देखो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
क्या क्या? पहला मैंने लिखा व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो बेटा गैप ज़्यादा बनाएगा, यानी डेल्टा ओ ज़्यादा होगा पी से, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी। इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है इस वर्ड को, बस आपने यहाँ से पकड़ना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो गैप ज़्यादा बनाएगा, तो डेल्टा ओ को बड़ा कर देना है पी से बस। और गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर नहीं ना जा पाएगा, वो नीचे ही रह जाएगा। तो इसीलिए इन दिस केस ड्यू टू लार्जर एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड DG लेवल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन T2G लेवल एंड कन्फिग्रेशन विल बी ये T2G4 EG0, यानी ये देखो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, ऊपर नहीं जा पाया। तो ये है। और ऐसे कम्प्लेक्सेस को हमने क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा पाए नीचे रह जाए, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस, ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी पे चले जाते हैं, व्हेन लिगेंड इज वीक, लिगेंड वीक होगा तो गैप कम होगा, गैप कम होगा तो डेल्टा ओ कम होगा, लेस देन होगा पी से, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी। इन दिस केस अब गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चल जाएगा बेटा। तो इन दिस केस ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड DG लेवल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन EG लेवल एंड कन्फिग्रेशन विल बी, कन्फिग्रेशन ये देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन गैप कम है, एक सेकेंड ये लो, गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया बेटा, तो कन्फिग्रेशन हो गई T2G में ये 3 आ गए, EG में 1 आ गया, ये है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है हाई ऑर्बिटल पे तो हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस हो गए ये इस तरह से है। और नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटेशंस ऑफ CFT आ जाओ। इट डज नॉट कंसिडर द कोवलेंट करेक्टर इन बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड मेटल एटम, इसने आयनिक बोला था। अच्छा, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई अनायनिक लिगेंड्स हैव लो वैल्यू ऑफ CFSC देन न्यूट्रल लिगेंड सच एज वाटर एंड NH3। ये इसकी बात कर रहा है बेटा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी ना हमने, इसमें ये कह दिया ये जी वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पर क्यों है कोई रीज़न नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, इट डज नॉट कंसिडर द कोवलेंट करेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। ये एक तरह से पहले भी रिपीट हो गया, तो कोवलेंट करेक्टर को इसने कंसिडर नहीं किया, ये है। अच्छा नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट सिमिलर कम्प्लेक्स ऑफ Cn नेगेटिव लिगेंड ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन यूजिंग CFT। अब कैसे देखो, तो बड़ा आसान है बेटा। एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, वाटर होता है वीक लिगेंड, ठीक है। और हेक्सा मतलब ऑक्टा, ऑक्टा यानी 6 लिगेंड्स वाली बात करनी है। तो 6 लिगेंड्स वाली बात है तो इधर डायग्राम को देखो, T2G बना दो, EG बना दो, ठीक है। फिर अगर पहले आप एक्वा मतलब वाटर की बात कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो तो वाटर वीक लिगेंड होता है, लिगेंड वीक है तो दोनों T2G और EG के बीच में गैप कम होगा। अच्छा, अब सिंपल आ जाओ, मैंगनीज 2 आयन है यानी Mn2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन पे आ जाओ 3d5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वाटर लिगेंड है, वीक है, ये देखो गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, यानी 1 2 3 फिर ऊपर चल जाएंगे 4 5। तो सिंपल है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो गए, इस पे दिख तो रहे हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ इस पे, हेक्सासाइनो, साइनो होता है बेटा Cn नेगेटिव, और ये देखो एक बार मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही अगर आपको दिखा दूँ, ये रहा, तो Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है मतलब गैप ज़्यादा बनाएगा, और अगर गैप ज़्यादा बनाएगा तो ये देखो ये तो आ गया हेक्सासाइनो, ये MnCn64 नेगेटिव, Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल्टा O विल बी लार्ज, तो Mn2 पॉजिटिव है तो 3d5, पर क्योंकि गैप ज़्यादा है तो T2G और EG के बीच में तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी EG में, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीचे ही डिवाइड होंगे, कैसे 1 2 3 4 5, और फिर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये इस तरह से प्रूव करना है बेटा CFT की हेल्प से, ठीक है। और ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ CFT एक्सप्लेन व्हाई CO3 फ्रॉम पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल complexes with weak ligands and diamagnetic octahedral complexes with strong ligands, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन भी CFT की हेल्प से ऐसे ही करना है। CO3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिख लो पहले तो, ठीक है। CO3 इसने बोला हुआ है ना, ये देखो इसकी कन्फिग्रेशन लिख लो, 3d6 है। अब इसने बोला जी पहले वीक लिगेंड ले लो, और वीक में पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, तो वीक का मतलब गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा बेटा, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 ऐसे, तो ये सारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बेटा डेल्टा O ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो T2 और E का गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही फिल होगा। और इलेक्ट्रॉन हैं कितने, ये कन्फिग्रेशन ऊपर लिखी हुई थी, ये 3d6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को बांटोगे तो 1 2 3 4 5 6 नीचे पेयर हो जाएगा,
तो अनपेयर्ड तो आए नहीं बेटा, डायमैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो ये इस तरह से करने हैं बेटा। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़ा रह गया, ठीक है।